नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, मोदी इकोनॉमिक्स इसने सारी दुनिया को हरा दिया। G20 के नेशन हो, G7 हो, यूरोप हो, चाइना हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, सारे हार गए हैं। मतलब सारी दुनिया मोदी इकोनॉमिक्स के सामने हार चुकी है। एक चाय वाला और ये सारे धुरंधर ये हार जाएं, ये कैसे हो गया? चलिए आज की वीडियो इसी के ऊपर बनाते हैं कि मोदी ने सबको हराया कैसे। आपको याद होगा पिछले वर्ष एक मुस्लिम जर्नलिस्ट थी द वायर की। उन्होंने बोला था कि ट्विटर के ऊपर कि देखो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत से 1% ज्यादा वृद्धि से बढ़ रही है। बड़े नगाड़े बजाए गए और उसे खुशी इतनी ज्यादा थी, ऐसे लगता था जैसे मुसलमान जो उम्मा है वो गधों पर बैठकर स्पेन जीतने चले गए हों, या बाबर अपने गधे पे बैठकर पानीपत आ गया हो। जितने भी मुसलमानों के अकाउंट थे यूट्यूब के ऊपर या कोई ब्लॉग थे, सारे के सारे इस खबर के बाद भंगड़े डाल रहे थे कि भाई स्वाद आ गया। ये हालत थी इनके सबकी। लेकिन 1 वर्ष के बाद, 1 साल लगा सिर्फ, क्योंकि ये जो कौम है ये काम तो कर नहीं सकती। तो 1 साल बाद क्या हुआ कि बांग्लादेश बाकी सारे मुसलमान उम्मा कंट्रीज की तरह आईएमएफ के सामने भीख मांगने लग गया, झोली पसार के खड़ा हो गया कि भाई हमें बचा लो, हम डूबने वाले हैं। और बांग्लादेश को अगर जल्द से जल्द लोन ना मिला तो उसकी स्थिति भी श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह हो जाएगी। अब आप देखिए बांग्लादेश का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 40 अरब डॉलर का है। अब ये 40 अरब डॉलर देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन इसको समझते हैं कि भारत का भंडार कितना है। वो है 600 बिलियन डॉलर आज की डेट में। और ये होता कितना है 40 बिलियन डॉलर? ओ भाई 40 बिलियन डॉलर इतना होता है कि पिछले साल भारत ने 120 बिलियन डॉलर का तो सिर्फ हमने तेल खरीद लिया, जो हमने रशिया से बाकी कंट्री से खरीदा है। यानी कि जितना पैसा बांग्लादेश की जेब में है उससे 3 गुना ज्यादा पैसा आपने हमने अपनी कार और बाइक में पेट्रोल के ऊपर खर्च कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये शनिदेव की कौन सी माया है, कौन सी दृष्टि है कि सारा जो साउथ ईस्ट एशिया है वो इसकी ग्रिप में है, लेकिन भारत के ऊपर शनिदेव की ऐसी कृपा है कि बस जैसे कि वो रुक ही नहीं रही। अब इसको समझते हैं कि भारत ने ऐसा काम क्या किया कि सारे हमारे सामने फेल हो गए। और इसका मेजर कारण है हमारा टैक्स स्ट्रक्चर। और इसीलिए भारत के अंदर महंगाई बढ़ती ज़रूर है, लेकिन वो रातों रात नहीं बढ़ती, जैसे कि हमने श्रीलंका में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में हमने होते हुए देखा। और ये महंगाई के लिए अपोजिशन हल्ला भी करती है। लेकिन अब उसको समझते हैं कि फ़र्क क्या है। अब आप देखिए भारत के अंदर पेट्रोल 80 से 100 रुपए का हो गया, हमें पता ही नहीं लगा। लेकिन पाकिस्तान में रातों रात 80 से 120। भाई श्रीलंका था मैं लास्ट ईयर मार्च में, वहां पर एक दिन में 80 रुपए बढ़ाए गए, वो उसके बाद कंट्री में आग लग गई थी। और होता क्या है, इसका उल्टा भी होता है पाकिस्तान बांग्लादेश में कि जो 180 का था या 120 का था वो 80 पे रह गया। उसी दिन सारे भारत के लोग उम्मा नाम का झुंझुना लेके खड़े हो जाते हैं, देखिए वहां पर महंगाई कितनी कम है, हमारे यहाँ पर कितनी ज्यादा है। अब इसको समझते हैं फर्क क्या है। भारत में अगर सपोजिंग तेल खरीदा 100 रुपए का रशिया से, उसके ऊपर सरकार 20 रुपए का टैक्स लगाती है। दैट मीन्स हमने उसको 120 रुपए में बेचा। लेकिन बांग्लादेश में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में वहां पर टैक्स है 5 रुपए का। यानी कि भारत के अंदर 120 रुपए का तेल बिकता है, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में 105 का बिकता है। लेकिन जैसे ही कोई युद्ध हुआ तो ये जो तेल हम 100 रुपए का खरीद रहे थे बाहर से, वो 110 रुपए का हो गया। बांग्लादेश में वो बिकता है 115 का, हमारे यहाँ बिकता है 130 का। ये तो मोटा मोटी हमें समझ आ गया। लेकिन होता क्या है, ये ऐसा होना चाहिए। लेकिन भारत की सरकार क्या करती है, जैसे ही वो देखती है कि हमारा रेट परचेज का बढ़ गया है, वो 10 रुपए टैक्स में से कम कर देती है। और वस्तु जो हमें 120 की मिलती थी पहले, अभी भी 120 की ही मिलती है। और 1 महीने के बाद सरकार उसमें 2 रुपए बढ़ा देती है।
अगले महीने फिर 2 रुपए बढ़ा देती है या 5 रुपए बढ़ा देती है। तो ऐसे करते-करते 5 महीने के बाद वही वस्तु हमें 130 की मिलनी शुरू होती है। इस कारण से क्या होता है कि जो महँगाई है, वो रातों-रात नहीं बढ़ती, वो आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती है और हम लोग भी तैयार हो जाते हैं इसको झेलने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो सरकार है उसको भी नुकसान नहीं होता, जैसे कि बांग्लादेश में, बाकी कंट्रीज़ में होता है। भारत में भी ऐसे ही जो नुकसान है वो हमें होते थे कांग्रेस के टाइम पर, क्योंकि प्लानिंग नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं और सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में ये सारी हरकतें करते रहते थे। लेकिन अब ये सारा कुछ मोदी जी ने चेंज कर दिया, इसीलिए हम सस्टेन कर रहे हैं ये सारे मंदी के दौर को और बढ़ते जा रहे हैं। अब ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, ये एक गलत एक एग्जाम्पल है, लेकिन एक इकोनॉमिक्स को समझने के लिए बड़ी ही आसान शब्द में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, उसके अंदर जो हुक्मरान हैं, वो हैं पप्पू जैसे, अरविंद केजरीवाल जैसे, जो वहाँ पर शासन कर रहे हैं। शुक्र है भगवान का कि भारत में ऐसे निकम्मे शासन नहीं कर रहे। भारत में भी ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि टैक्स टैक्स को घटाया जाए और सत्ता में आया जाए। तभी बार-बार राहुल गंदगी, ये केजरीवाल क्या बोलते हैं, टैक्स बहुत ज़्यादा है, जीएसटी है। तो लेकिन हमने क्या किया कि ये जो लोग हैं इनको पकड़ के बाहर निकाल दिया और हमें इनको इनको आने नहीं दिया। भैया आप सोच के देखिए, अरविंद केजरीवाल फ्री फंड की नीति इसकी बहुत बढ़िया लगती है कि भई बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री, वो फ्री और आपको मज़ा आ जाएगा, इतनी सस्ती-सस्ती चीज़ें लेकर। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर ऐसे ही सब कुछ फ्री मिलता रहा, 15 सालों के बाद श्रीलंका की तरह शायद आपको भी राष्ट्रपति का जो घर है, उसको घेराव करना पड़ेगा, आग लगानी पड़ेगी वहाँ पर जाकर। शायद महिलाओं को वो काम करने पड़ेंगे जो कभी करना नहीं चाहती हैं और ब्रेड के पैकेट को खरीदने के लिए भी आपको लाइनों में लगना पड़ेगा और जो पेट्रोल पंप है, उन्हें भी लूटना पड़ेगा अगर आपने अपना घर चलाना है। क्या आप यही चाहते हैं? ये अगर तो आप इन चीज़ों के लिए रेडी हैं कि भई आज हमें फ्री मिलता है, ले लीजिए, कल को जो होगा देखा जाएगा। तो आपके जो बच्चे हैं, आपको गाली निकालेंगे। देखिए, आपको देखना पड़ेगा आपकी परवरिश कैसे हुई है। अगर तो आप भी वही लोग हैं कि जी घेराव कर लो, केजरीवाल जैसे लोगों को वोट बैंक दे दो, उसके बाद पेट्रोल पंप का घेराव करो, दुकानों का घेराव करो और वहाँ पे संपत्ति को लूटो। अगर तो आप उसी कैटेगरी में से आते हैं, तो करते रहिए, वरना आपको वही लीडर्स को चुनना चाहिए जो कि नरसिम्हा राव जैसे हों, अ, वाजपेयी जैसे हों या मोदी जी जैसे हों, जो एक पॉलिसी लेके चलते हैं कि मुझे अपनी कंट्री को आगे लेके जाना है, ना कि नीचे लेके जाना है। इसलिए मैंने इसके ऊपर बहुत वीडियोज़ ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने बार-बार बोला है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसी पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं कि भी देश तरक्की करे। और ये नरेंद्र मोदी वो हैं, जो बुजुर्गों के नेता नहीं हैं। वो हैं पब में जाने वाले, वीकेंड्स को एन्जॉय करने वाले, जो हमारी ये नई पीढ़ी है, युवा वर्ग है, इसके नेता हैं। इसीलिए 2014 का जो चुनाव था, वो सोशल मीडिया के कारण मोदी जीते। लेकिन 2019 का जो चुनाव था, वो सिर्फ़ युवा वोट बैंक के कारण नरेंद्र मोदी ने जीत हासिल करी थी। और अभी भी हम देख रहे हैं कि युवा और वुमेन जो लेडीज़ होती हैं, इनके कारण मोदी जी जीतते हैं। आज जो भारत इकोनॉमिक मंदी से इतना दूर है, उसका श्रेय किसको जाता है? आप बोलेंगे मोदी जी को। लेकिन मुझे लगता है उसका श्रेय जाता है 1980s में, 90s में जो युवा थे उस वक़्त, उन्होंने बोला हमें सोशलिज़्म नहीं चाहिए, हमें तरक्की चाहिए इस देश में और इसलिए उन्होंने राष्ट्रवाद को और हिंदुत्व को उन्होंने चूज़ किया। ये हँसते थे हमारे ऊपर कि 2% ग्रोथ रेट है, ये तो हिंदू ग्रोथ रेट है क्योंकि जो हिंदुओं की आबादी है, वो 2% से बढ़ रही है। इनको चाहिए था 20% जो कि मुसलमानों की आबादी बढ़ती है, हमें नहीं चाहिए। अब जो पुरानी पीढ़ी है, आज भी क्या करती है? वो इंदिरा गांधी और कांग्रेस के ज़माने को याद करती है, जब फ्री में घी के डब्बे मिलते थे, मुफ्त में बिजली मिलती थी और आज भी ये क्या कर रहे हैं कांग्रेसी और ये केजरीवाल टाइप्स, बिजली फ्री, पानी फ्री, साड़ी फ्री। नई पीढ़ी इनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिफरेंट है। वो अब अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को नकारती है और उन्हें चूज़ ही नहीं करती और जो अभी स्टेट के इलेक्शंस हुए उसके अंदर भी हमने देख लिया, लोगों ने इनका बहिष्कार किया। इसीलिए आप निश्चित रहिए,
भारत का भविष्य जो है वो उज्जवल है। ये मैं बाहर से बैठ के देख रहा हूँ सारी चीज़ों को। इसलिए जो युवा है, उसको अपना राह पता लगी कि हमें किसको चूज़ करना है। जो पुरानी पीढ़ी है, जो आज भी कांग्रेस के गुणगान गाती है, शायद उसको अपना मन को चेंज करने का ज़रूरत है। भारत कभी भी पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं बनेगा, क्योंकि हम कभी भी अपने देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जैसे निकम्मों को मुकुट नहीं पहनाएँगे, ना ही पप्पू जैसे बेवकूफ़ को पीएम का सीट के ऊपर बैठने की इजाज़त देंगे। लेकिन गलती से अगर ये लोग कभी भी चुन के आ गए, तो आपको क्या करना है? आपको भी ये जैसे कुरुक्षेत्र की लड़ाई थी ना, वो लड़नी पड़ेगी। आपको भी लोकतंत्र को बचाने के लिए हर हदें पार करनी पड़ेगी। लेकिन इन्हें कुछ भी करके इन्हें गद्दी पर बैठने नहीं देना है। सस्ते बाज़ार में इन्हें खत्म कर देना है, क्योंकि ये सत्ता के लालची, ये आपको अभी तो कह रहे हैं कि भैया ये लो फ्री ले लो, हमसे कुछ ले लो, हमें कुर्सी पे बिठा दो। और ये जब जैसे ही वापस आएँगे कुर्सी पे, भई आपको मैं बताऊँ, ये चाइना में इन्होंने ब्लैंक चेक साइन करके दिया हुआ है। आप हमारे से अरुणाचल प्रदेश माँग रहे हो, लद्दाख चाहिए, ले लो। मुझे पीएम बना दो एक बार, उसके बाद मैं हिंदुओं को परमानेंटली या तो कन्वर्ट करूँगा या मार-मार के, जैसे मैंने कर्नाटका में, केरला में इनकी बुरी हालत करी है कि वहाँ पर हमारी ही सरकार आती है, दूसरे की किसी की सरकार आ ही नहीं सकती। इन्होंने ये काम करना है पूरे भारत में, और उसके बाद ये दे विल मेक श्योर कि 1000 साल के बाद हिंदुओं की सरकार पहली बार आई है, अगले 1000 साल तक हिंदू की सरकार ना आए और हिंदू बचे ही नहीं। अगर आप यही चाहते हो, शौक से आप कांग्रेस को और केजरीवाल जैसे साँपों को आप वोट दीजिए और इनकी सरकार को लेके आइए। अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं, चॉइस आपके पास है, अब चूज़ आपने करना है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.